नमस्कार। भारत की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन हम कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा। आज हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं कि गोंड जनजाति का परिचय क्या है। तो जो गोंड जनजाति है वो भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी जनजाति। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की या विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है गोंड जनजाति। ये जो गोंड जनजाति है ये अपने आप को कोयतूर या कोई ये कहलाना पसंद करते हैं। यानी इनका जो मुख्य नेम जो है, इनका मुख्य नेम है वो गोंड न होकर ये अपने आप को कोयतूर या कोई कहलाना पसंद करते हैं। ये अपने आप को जो प्राचीन काल के अंदर गोंडवाना लैंड का हमने नाम सुना है, एक राजवंश हुआ है, उन राजाओं की संतान अपने आप को मानते हैं। यानी गोंड लोग अपने आप को क्या मानते हैं? राजाओं की संतान मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र था उसके अंदर इन लोगों का कभी साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो दूसरी जनजातियां हुई या दूसरे जो लोग बाहरी आक्रमण जिन लोगों ने किया, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे क्या हुआ, जो मुग़ल लोग थे उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र के अंदर यानी मध्य भारत के अंदर ये लोग निवास करते थे, उस क्षेत्र के अंदर इन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपना क्षेत्र छोड़ दिया और जंगलों में जाकर इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ 2-3 मान्यताएं हैं। एक तो ये है कि कोई गोंड जनजाति स्पेशलाइज नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं एक जनजाति के लोग हैं, ये गोंड नहीं। ये माना जाता है कि जब बाहरी लोगों ने इन पर आक्रमण किया तो यहाँ बहुत सारी जनजातियों के लोग रहते थे और वो सभी ही जंगलों के अंदर चले गए। लेकिन उनकी भाषा एक थी, गोंडी भाषा। एक भाषा बोलने के कारण उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को क्या कहा गया, गोंड कहा गया। अर्थात ये माना जाता है कि जो गोंड जनजाति है वो किसी एक जनजाति से या एक प्रजाति से नहीं निकली है। गोंड जनजाति का मतलब है जो गोंडी भाषा बोलने वाले लोग। तो मैंने जैसे बताया कि ये अपने आप को राजवंश, जो अभी आपको बताया था कि ये अपने आप को राजाओं की संतान मानते हैं, जिनका शासन मध्य भारत के अंदर 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच रहा। लेकिन बाद में बाहरी जो जनजातियां थी, बाहरी जो लोग थे, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। उसके बाद इन लोगों ने जंगलों के अंदर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद है इनका निवास क्षेत्र। इनका निवास क्षेत्र है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी लगभग 6 डिग्री जो आपका अक्षांशीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ये निवास करते हैं, जो कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है। मुख्यतः अगर हम राज्यों का बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक गोंडा जिला है, वहाँ से उसके बाद बिहार का क्षेत्र आएगा। बिहार के बाद मध्य प्रदेश के साथ लगता हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और इस क्षेत्र के अंदर ये लोग निवास करते हैं। यानी अगर मेनली हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ये। लेकिन इनका मुख्यतः अगर हम सांद्रण देखें, सांद्रण का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट, एक तो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, उस क्षेत्र के अंदर, उसके बाद मांडला मध्य प्रदेश का, और चंद्रपुर महाराष्ट्र का। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर इनका सांद्रण सर्वाधिक पाया जाता है। तो मैंने राज्यों की बात की जिसमें उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, इसके अलावा बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के अलावा थोड़ा बहुत झारखंड का क्षेत्र आ जाएगा, और उसके साथ लगता हुआ आंध्र प्रदेश के साथ महाराष्ट्र का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र। इन राज्यों के अंदर ये लोग निवास करते हैं। लेकिन सर्वाधिक सांद्रण इनका पाया जाता है बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ का, मांडला जिला जो है मध्य प्रदेश का, और चंद्रपुर जो जिला है महाराष्ट्र का। इन जिलों के अंदर इनकी संख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ये था इनका निवास क्षेत्र। उसके बाद है भौगोलिक दशा या भौगोलिक वातावरण इस क्षेत्र का किस प्रकार का है।
जैसे कि ये क्षेत्र है कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर मिलती है। आपने नाम सुना होगा विंध्याचल की पहाड़ियाँ, मेकाल पर्वत, सतपुड़ा, इस क्षेत्र के अंदर ये लोग निवास करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये मेनली पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर ये रहते हैं। और ये क्या है, एक विच्छेदित क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी नदियाँ निकलती है। अगर हम इसी क्षेत्र के अंदर से देखें तो यहाँ बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती, मनेर, गोदावरी, इन नदियों का उद्गम क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर। और यहाँ अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ का टेम्परेचर रहता है। यानी गर्मी ही ज़्यादा पड़ती है, सर्दी यहाँ ना के बराबर पड़ती है। सर्दी बहुत कम पड़ती है, सर्दियों के अंदर तापमान है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाता। इसलिए इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा अगर वर्षा देखें तो इस क्षेत्र के अंदर जो आपकी वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस क्षेत्र के अंदर मानसूनी वन पाए जाते हैं, जिसके अंदर साल, शीशम, सांगवान, महुआ और पलास ये वन पाए जाते हैं। और वनों के अंदर जो जंगली जीव जंतु है जैसे बाइसन है, बारहसिंगा है, चीता है, ये यहाँ पशु मिलती है। ये जंगली जानवर इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। तो ये थी भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं के बाद आ जाए शारीरिक लक्षण इनके किस प्रकार के। तो शारीरिक लक्षण के अंदर देखिए, सबसे पहले इनकी त्वचा का जो रंग है वो काला या भूरा मिलेगा। काला या भूरा इनकी चमड़ी का रंग पाया जाता है। इनका शरीर सुडौल पाया जाता है। इनका सिर गोल, इनकी नाक छोटी और चपटी यानी बैठी हुई नाक इनकी मिलती है। इसका मुंह चौड़ा और कद लगभग 165 सेंटीमीटर के आसपास इनका पाया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता जो गोंड जनजाति के लोगों की है वो ये है कि इनके दाढ़ी के और मूंछ के जो बाल हैं, यानी मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी मूंछ होती है, उनके बाल क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। तो ये था इनका शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण के बाद आ जाए व्यवसाय क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं। तो अगर शुरू से देखें तो ये क्या रहे हैं, आंखें टक रही हैं, यानी शिकार करना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। लेकिन वर्तमान के अंदर देखें, क्योंकि जंगल कम हो गए हैं तो इन लोगों ने शिकार करना छोड़कर क्या कर लिया है, कृषि को अपना लिया है। कृषि किस प्रकार की करते हैं, ये दो प्रकार की कृषि करते हैं। एक तो स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसको हम झूमिंग बोला जाता है, भारत के अंदर झूमिंग टाइप की कृषि करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, स्थायी कृषि भी करते हैं। अगर स्थानांतरित कृषि की बात करें तो ये जो लोग हैं, ये लोग उस स्थानांतरित कृषि के अंदर ही दो प्रकार की कृषि करते हैं, जिसके अंदर एक आपका दीपा और दूसरा आपका है पेंडा। यानी स्थानांतरित कृषि के दो नाम है इस क्षेत्र के अंदर, एक आपका दीपा और दूसरा आपका है पेंडा। जो दीपा है वो एक प्रकार से झूमिंग कृषि के समान है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक जंगल के बहुत बड़े भूभाग को साफ किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ खेती की जाती है। लेकिन जैसे ही 2 या 3 साल बाद उस भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, उस भूमि को प्रति छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान के ऊपर खेती की जाती है। यानी दीपा के अंदर क्या किया जाता है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, लेकिन उसके अंदर किया क्या जाता है, जैसे ही भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है उसके बाद उस भूमि को प्रति छोड़ दिया जाता है और दूसरे क्षेत्र के अंदर कृषि की जाती है, जिसको दीपा बोला जाता है। उसके बाद है पेंडा। पेंडा कौन सी कृषि है, ये लोग क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो जो पहाड़ी ढलानें होती हैं वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाकर ये खेती करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पेंडा कहा जाता है। यानी जो दीपा खेती है वो जंगलों को काट कर की जाती है। मैदानी भाग हो सकते हैं, पठारी भाग भी हो सकते हैं, लेकिन समतल भूभाग के अंदर ये खेती करते हैं। लेकिन अगर सीढ़ी नुमा खेती का हम अगर जिक्र करें तो उसका नाम है पेंडा। लेकिन जो मेन बात है कि ये लोग आज भी क्या कर रहे हैं, आदिम प्रकार से कृषि कर रहे हैं। कृषि की जो नई टेक्निक्स हैं उनका ये प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका प्रमुख व्यवसाय है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो स्त्रियां हैं वो क्या है, चावल की पौधापा लगाते हैं। तो जो पेडी प्लांटेशन का जो काम है उनके अंदर इनकी स्त्रियां माहिर होती हैं। और ज़्यादातर खेती का जो कार्य है, लगभग ये मान के चले 70% कार्य महिलाएं करती है, खेती का कार्य। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते हैं, जो जंगली कंदमूल है, फल फूल है, उनको भी एकत्रित करते हैं और उनका अपने भोजन के अंदर ये प्रयोग करते हैं। ये था इनका व्यवसाय। अगर वर्तमान के अंदर हम देखें तो ये लोग क्या करते हैं,
आजकल इन लोगों ने जो उद्योग लग रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर हम देखें तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर आजकल इन लोगों ने क्या किया है, खेती के साथ साथ शिकार को भी इन्होंने छोड़ दिया है और ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। उसके बाद हम देखें भोजन किस प्रकार का ये लेते हैं। तो जैसे यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। चावल की खेती, 3 प्रकार की फसलें ये लोग उगाते हैं। तो चावल की खेती ये मेनली करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चावल और जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज एक प्रकार का बाजरा है, कुटकी जिसको बोला जाता है। तो चावल और कुटकी ये 2 इनके खाद्य पदार्थ है, एक है चावल और दूसरा है कुटकी। इसके अलावा ये क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। शराब है वो 3 प्रकार की शराब मैंने लिखी है, लौंगा, मांडिया और टोडी। ये छोटे क्वेश्चंस आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और आपके एग्जाम के अंदर 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो चावल से शराब बनाई जाती है उसको लौंगा बोला जाता है, लौंगा जो चावल से शराब बनाई जाती है। महुआ से जो शराब बनेगी उसको मांडिया बोला जाता है, महुआ से जो शराब बनेगी उसको मांडिया, और खजूर से जो शराब बनेगी उसको टोडी बोला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, 3 तरह की शराब का सेवन करते हैं, जिसमें चावल से बनी शराब, महुआ से बनी और खजूर से बनी शराब का ये लोग सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते हैं, धूम्रपान भी करते हैं, तंबाकू का ये सेवन करते हैं, अफीम का ये सेवन करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे गोंड मांस खाएं, क्योंकि गोंडों की कई उपजातियां हैं, कई उपवर्ग हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मांस का सेवन करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मांस का सेवन नहीं करते। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते हैं, जंगलों से जो कंदमूल और जो फल लेकर आते हैं उनका भी ये लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो ये था इनका भोजन। उसके बाद है इनका वस्त्र और आभूषण। इनके वस्त्र और आभूषण किस प्रकार के होते हैं। तो ये लोग कम कपड़े पहनते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये लोग कपड़े बहुत कम पहनते हैं। जो पुरुष है वो मेनली धोती ही डालते हैं, धोती का प्रयोग करते हैं पुरुष, लेकिन जो स्त्रियाँ हैं वो साड़ी पहनती है। पुरुष क्या करते हैं, गले के अंदर सफ़ेद मनकों की एक माला रखते हैं और कानों के अंदर पीतल की बालियाँ ये रखते हैं जो पुरुष हैं। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं हैं वो क्या है, लोहे से, नकली मूंगे से और पीतल से बने आभूषण पहनती है। और जो इनकी लड़कियां होती हैं वो क्या है, अपने शुरू के अंदर ही यानी बचपन के अंदर ही वो लोग क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती है, अपने शरीर के ऊपर टैटू बनवाती है, यानी टैटू बनवाने की परंपरा है इनके अंदर लड़कियों में। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, जो जंगली फूल हैं उनसे भी क्या करते हैं, अपने शरीर की सजावट करते हैं। तो ये था इनका वस्त्र और आभूषण। उसके बाद हम देखें घर और बस्ती। घर और बस्ती इनकी किस प्रकार है। ये लोग क्या करते हैं, झोंपड़ियों के अंदर निवास करते हैं। जो झोंपड़ी है वो घास फूस से, पत्थर से, मिट्टी से या जो बांस है उससे बनाई जाती है। और एक गांव के अंदर लगभग 15 से 20 घरों का एक समूह होता है, जिसको क्या बोला जाता है, तोला बोला जाता है। यानी जो गोंड लोग हैं वो 15-20 घरों का एक समूह बनाकर रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, तोला बोला जाता है। इसके अलावा कुछ एक क्षेत्रों के अंदर, जैसे कि कोई हिंदू क्षेत्र है, तो जो गोंड लोग हैं वो गांव से थोड़ी दूर पर अपनी एक अलग से एक कॉलोनी बोल सकते हैं, या जैसे हम ढाणी बोलते हैं, उसी तरीके से क्या करते हैं, एक अलग क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। यानी गांव से थोड़ी दूर एक अलग बस्ती ये बना लेते हैं, जिसको गोंडपाड़ा बोला जाता है। यानी गोंडपाड़ा क्या होती है, एक अलग बस्ती, मुख्य गाँव से थोड़ी दूर पर ये अलग बस्ती अपनी बना लेते हैं, जिसको गोंडपाड़ा बोला जाता है। अगर हम इनकी बस्ती का जिक्र करें तो जो झोंपड़ियाँ हैं वो क्या है, एक दूसरे से समानांतर बनी होती है और उनके बीच 8 से लेकर 15 मीटर के आसपास का क्या होता है, बीच में गैप होता है एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी का। तो ये थी इनकी बस्ती और इनके घर। उसके बाद इनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है। सामाजिक संगठन के अंदर सबसे पहला है विवाह। विवाह अगर हम देखें तो ये लोग क्या करते हैं, अपने गोत्र के अंदर विवाह नहीं करते, लेकिन ये अपनी रिश्तेदारी के अंदर यानी अपने मामा की, अपने बुआ की लड़की के साथ ये क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। लेकिन विवाह के अंदर क्या करते हैं, इनके अंदर एक तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, और विवाह से पहले क्या किया जाता है, लड़के और लड़की की सहमति ली जाती है। पहले इन दोनों को मिलाया जाता है, लड़के और लड़की को। अगर दोनों सहमत होते हैं तभी क्या होता है, उनका विवाह होता है, अदरवाइज विवाह नहीं होता। प्रत्येक जो गोंड परिवार है उसकी जो झोंपड़ी है,
या उसका घर है, उसके पीछे एक झोंपड़ी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, लड़की और लड़की को शादी से पहले मिलाया जाता है। उस झोंपड़ी को क्या कहा जाता है, उस झोंपड़ी को घोटालू बोला जाता है, घोटालू या घोटलू। घोटलू क्या है, एक प्रकार की झोंपड़ी है जिसके अंदर क्या है, शादी से ठीक पहले क्या किया जाता है, लड़की और लड़की को मिलाया जाता है। यानी घोटलू एक झोंपड़ी है जिसके अंदर शादी करने से ठीक पहले लड़के और लड़की को मिलाया जाता है। अगर वो सहमति देती है तो उनका विवाह होता है, अदरवाइज विवाह नहीं होता। उसके बाद है विवाह के प्रकार। विवाह का प्रकार जिसमें पहला है विवाह। विवाह है, विवाह कौन सा विवाह होता है, जब क्या है, बातचीत करके विवाह किया जाता है, उसको विवाह बोला जाता है। यानी बातचीत के द्वारा जो विवाह होता है दोनों पक्षों में, उसको विवाह बोला जाता है। उसके बाद है सट्टा बट्टा विवाह। सट्टा बट्टा विवाह या अदला बदली विवाह जिसको हम बोलते हैं। यानी क्या किया जाता है, दोनों ओर से एक लड़की और एक लड़की की शादी होती है। जैसे अपने हरियाणा के अंदर भी या अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर भी आजकल ये विवाह हो रहा है, अदला बदली हम करते हैं, लड़की दे के लड़की लेते हैं। तो ये होता है सट्टा बट्टा विवाह जिसके अंदर अदला बदली की जाती है लड़की और लड़की की। तीसरा प्रकार हम देखें तो वो है ओहार जावी या लमसाना विवाह। ओहार जावी या लमसाना विवाह ये क्या है, सेवा करके। यानी इसके अंदर क्या है, लड़का है वो अपने ससुर के घर या ऐसे बोल सकते हैं लड़की वालों के घर में रहता है और वो उनकी सेवा करते हैं। जब वो अपनी सेवा से उनको मना लेता है तो वो क्या करते हैं, अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर देते हैं। यानी ओहार जावी या लमसाना विवाह है, इसके अंदर क्या है, लड़का लड़की के घर रह के सेवा करता है और उसके बाद उसका विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद देखें तो चरनिंगनी विवाह। चरनिंगनी विवाह या चरनिंगनी विवाह किसको बोलेंगे, ये जबरदस्ती किया गया विवाह है जिसके अंदर लड़का क्या करता है, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती उसके घर में घुसकर उसके साथ विवाह करता है, तो वो उसको बोला जाता है चरनिंगनी विवाह। तो यहाँ 4 प्रकार मैंने विवाह के लिखे हैं। पहला है बातचीत के द्वारा जो विवाह होता है उसको विवाह बोला जाता है। उसके बाद अदला बदली जिसके अंदर होती है वो है सट्टा बट्टा विवाह। ओहार जावी या लमसाना विवाह, इसके अंदर क्या होता है, लड़का सेवा करता है उसके बाद उसका विवाह होता है। और फिर लिखा है मैंने चरनिंगनी विवाह के अंदर क्या किया जाता है, लड़का जबरदस्ती लड़की के साथ विवाह कर लेता है। ये था सामाजिक संगठन के अंदर पहला जो है वो है विवाह। उसके बाद हम देखें तो परिवार। इनका जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता है। यानी घर का जो सबसे बड़ा जो मेल मेंबर है वो घर का क्या होता है, मुखिया होता है। और यहाँ एकांकी और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार मिलते हैं। उसके बाद हम देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रथा है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है, कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा क्या है कि जब कोई गोंड क्या करता है, अपनी लड़की की शादी करता है या कोई विशेष आयोजन के लिए किसी जमींदार से ऋण ले लेता है, उससे कर्जा ले लेता है। अब जैसे ही वो कर्जा ले लेता है तो उस कर्जे को चुकाने के लिए वो उस जमींदार के मजदूरी करता है और मजदूरी तब तक करता है जब तक उसका कर्जा न उतर जाए। इस प्रथा को क्या बोला जाता है, कबाड़ी प्रथा। यानी इसके अंदर क्या है, जो मजदूर है वो जमींदार से ऋण लेता है और ऋण चुकाने के लिए वहाँ बंधुआ रूप में क्या करता है, मजदूरी करता है। इस बंधुआ मजदूरी को ही क्या बोला जाता है, कबाड़ी प्रथा। अगर वो व्यक्ति उस ऋण को नहीं चुका पाता है तो उसका जो बेटा है वो फिर दोबारा से क्या करता है, वहाँ बंधुआ मजदूर बन के काम करता है। तो ये थी कबाड़ी प्रथा जिसके अंदर क्या करता है, एक व्यक्ति है वो कर्ज लेने के बाद बंधुआ मजदूर के रूप में काम करके उसका कर्जा वो जमींदार का चुकाता है। उसके बाद हम देखें तो पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था इनके क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत ही क्या करती है, जो इनके विवाद हैं उनका निपटारा करती है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया है उसको क्या बोला जाता है, मुकादम बोला जाता है। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा है गोंड जनजाति के बारे में। धन्यवाद।